अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपकी मैराथन क्लास है दिसंबर सीटेट के लिए जो अब सन 2024 में होने वाले हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से मैं आपकी वीडियोस नहीं बना पाई। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बट लिटरली मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से मैं आपकी क्लासेस प्रॉपर कंटिन्यू नहीं कर पाई। ठीक है, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं इंशाल्लाह आपके लिए मैराथन क्लास बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ आज हम कौन-कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे मैराथन क्लास में सीटेट के लिए। ये सभी टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर के लिए जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, पर इंशाल्लाह हम ये सब टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी के अराउंड सारा आपका सीटेट का पेपर आता है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इंशाल्लाह, और मैं आज आपके सभी टॉपिक क्लियर करा दूंगी। तो देख लेते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मादरी ज़बान जिसे हम मदर टंग बोलते हैं, इक्तसाब, आमोजिश, माहिरीन नफ्सानियात जैसे आपके नोम चॉम्स्की, पियाजे, वागोस्की, पावलोव, स्किनर, इन सभी को हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ज़बान की कितनी महारतें होते हैं, ज़बान की 4 महारतें होते हैं आपकी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने, से भी बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। और ज़बान की मुश्किलात के ज़बान की कौन कौन सी बच्चों को फेसिस करने पड़ती हैं प्रॉब्लम, जैसे क्या क्या उनको उनसे गलतियाँ होती है पढ़ने में, वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए 6 पॉइंट है आपका, ज़ो लिसानियात और कसीर लिसानियात। ये मैंने आपको करा रखा है, पर फिर भी मैं इसे एक बार और आपको अच्छे से डिफाइन कर दूंगी। जिस बच्चे ने मेरी पुरानी क्लासेस ले रखी है, मैंने आपको चैप्टर 6 तक, आई थिंक चैप्टर 5 तक सभी चैप्टर करा दिए थे, लेकिन आगे के चैप्टर में कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि मेरी तबीयत सडनली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बट इंशाल्लाह आज मैं वो जो आपके टॉपिक्स रह गए हैं और जो हमने कर लिए हैं सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 7 पॉइंट आपका मुतालिया की किस्में यानी कि टाइप्स ऑफ रीडिंग, जैसे स्कैनिंग, स्कीमिंग, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया था, वो भी इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। फिर आता है आपका लिखना सिखाने के कितने तरीके होते हैं। कौमी दरसियात के खाका यानी कि NCF सन 2005, हक तालीम का एक यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2009, नई तालीम पॉलिसी यानी कि आपकी नई शिक्षा नीति सन 2020। यही सब टॉपिक आपके क्या आते हैं, सीटेट में पूछे जाते हैं, चाहे आपकी कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे लैंग्वेज 1 हो, चाहे लैंग्वेज 1 में आपने उर्दू लिया, चाहे लैंग्वेज 2 में उर्दू लिया हो। ठीक है, यही टॉपिक आपके इंग्लिश में भी आते हैं, बट वो इंग्लिश लैंग्वेज होती है। चाहे आपने हिंदी फिल की है तो यही टॉपिक्स आपके हिंदी में भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने हिंदी लैंग्वेज फिल की होती है। तो चलिए आज हम ये सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक मादरी ज़बान। मादरी ज़बान यानी कि मादरी ज़बान होती है आपकी मदर टंग। मादरी ज़बान सीखने का आगाज़ बच्चे की पैदाइश से शुरू हो जाता है। मादरी ज़बान उस ज़बान को कहते हैं जो बच्चा अपनी माँ से सुनता और सीखता है। ठीक है, मादरी ज़बान की बुनियाद सुनने पर है। मादरी ज़बान बोलते हैं आपकी मदर टंग को। हम जो बोली अपनी माँ की सुनते हैं, जो भाषा अपनी माँ से सुनते हैं, वही हम सीख जाते हैं। ठीक है ना, उसी ज़बान को हम क्या कहते हैं, मदर टंग कहते हैं, यानी कि मादरी ज़बान कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। देखिए ये है ख्वाजा अलादीन के लफ्ज़ों में। ख्वाजा अलादीन ने किस तरीके से इसे बयां किया है कि बच्चा मादरी ज़बान को अपने माँ के दूध के साथ पीता है। ठीक है, तो ये है आपकी मादरी ज़बान। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मादरी ज़बान किसे कहते हैं। मादरी ज़बान मदर टंग को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ज़बान की आमोजिश और इक्तसाब। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आमोजिश बोलते हैं अधिगम को और इक्तसाब बोलते हैं अर्जन को। अधिगम यानी कि लर्निंग और इक्तसाब आपका एक्विजिशन। चलिए देख लेते हैं। तजुर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली नस्तन मुस्तकिल तब्दीलियों को आमोजिश कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जब कुछ चीज़ हम किसी के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आमोजिश कहते हैं, उसे हम लर्निंग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे से उर्दू लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं पहले स्टार्टिंग से मेहनत करती हूँ, हुर्फ तहज्जी सीखती हूँ, उसके बाद मैं 2 हुर्फ से 3 हुर्फ मिलाकर मतलब पूरी मेहनत से उस लैंग्वेज को सीख रही हूँ। तो वो क्या होगा, मेरा आमोजिश होगा। मैंने लर्निंग किसके थ्रू सीखा है, मैं किसी संस्था के थ्रू सीख रही हूँ, ट्यूशन के थ्रू सीख रही हूँ, कहीं से भी सीख रही हूँ, तो वो होगा आपका आमोजिश। इसका अपोजिट होता है आपका इक्तसाब। इक्तसाब क्या होता है, ये एक फितरी अमल है। देखिए इक्तसाब एक फितरी अमल है। ये अमल पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है और हर बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी ज़बान का इक्तसाब कर लेता है। देखिए इक्तसाब होता है यानी कि जो हम खुद से सीख जाएं। ठीक है, एक्विजिशन। अब मादरी ज़बान होती है, मदर टंग होती है, इसे कोई हमें नहीं सिखाता, हम इसे क्या होते हैं 4 साल की उम्र तक खुद ही क्या कर लेते हैं, इसका इक्तसाब कर लेते हैं। ठीक है, तो यही इन दोनों में डिफरेंट है। आमोजिश अधिगम को बोलते हैं यानी कि लर्निंग, जो हम किसी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज को किसी संस्था के द्वारा, किसी के द्वारा सीख रहे हैं, तो वो हम अधिगम कर रहे हैं यानी कि हम आमोजिश कर रहे हैं।
ठीक है, लर्निंग कर रहे हैं। वहीं मेरे से हिंदी भाषा आती है बोलनी, ठीक है, मुझे किसी ने नहीं सिखाई, क्योंकि ये क्या है, मेरी मादरी ज़बान है, मेरी माँ की ज़बान है। मैं 4 साल की उम्र तक, मैं नहीं, हर बच्चा जो हिंदुस्तान में रहता है वो सभी क्या है, मादरी ज़बान खुद से, हिंदी खुद से बोलना सीखना है, क्योंकि हमारी मदर टंग है। ठीक है, तो यही इन दोनों में फ़र्क है। हमने हिंदी ज़बान को सीखने के लिए ना तो कोई ट्यूशन लिया, ना ही कोई संस्था में गए। ठीक है, यहीं हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को हम सीखते हैं। ठीक है, हम इंस्टीट्यूट जाते हैं, हम कॉलेज में सीखते हैं, हम किसी टीचर के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से अगर हम इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, वो मैं आमोजिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आमोजिश और इक्तसाब में फ़र्क समझ आ गया होगा। इक्तसाब एक्विजिशन, आमोजिश लर्निंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अक्सर बच्चे स्कूल आने से कबल एक ज़्यादा ज़बान सीख लेते हैं, एक से ज़्यादा ज़बान सीख लेते हैं स्कूल में आने से पहले। और जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में उसका दाखिला होता है तो तकरीबन 5000 अल्फाज जानता है। ठीक है, जब मान लीजिए हम किसी बच्चे का एडमिशन कराते हैं, ठीक है, तो उस बच्चे से 5000 वर्ड तकरीबन बोलने आते हैं खुद से, ना उसे किसी ने सिखाए हैं ना कुछ। वो तो वो क्या करके आया है बच्चा, वो इक्तसाब करके आया है, मीन्स मतलब उसने वो सब वर्ड क्या करे हैं, अर्जन किए हैं, एक्वायर किए हैं, इक्तसाब किए हैं। ठीक है, यही समझा रहे हैं जो मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको आमोजिश और इक्तसाब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमें बहुत जल्दी से अपने सभी टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, और अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप वीडियोस देखें या फिर अपने नोट्स बनाएं। अब आपके पास बहुत कम टाइम है। ठीक है, अपना फोकस करिए पढ़ाई पर, और जो आपने पढ़ लिया उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। चलिए आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट मादरी ज़बान भी समझ लिया, सेकंड पॉइंट इक्तसाब और आमोजिश भी समझ लिया। अब हमें थर्ड पॉइंट है माहिरीन नफ्सानियात, यानी कि नोम चॉम्स्की, पियाजे, वैगोस्की, पावलो, स्किनर। ये ऐसे आपके नफ्सानियात हैं, ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बिना आपका सीटेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आपको नोम चॉम्स्की कहीं पर भी ज़रूर किसी भी एक सेक्शन में ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो आपका पैडागोजी का पोर्शन हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज का पोर्शन हो। ठीक है, तो चलिए इन्हें भी जल्दी से हम एक बार अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये सब पहले कर रखे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है आपका नोम चॉम्स्की। ठीक है, पहले नफ्सानियात आपके नोम चॉम्स्की। आज हम सिर्फ वही मेन पॉइंट पढ़ेंगे जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है और जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पूछे जाते हैं आई थिंक सीटेट में क्वेश्चंस। ठीक है, हम सिर्फ वही पॉइंट आज इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, सारे नफ्सानियात देख चुके हैं। सिर्फ अब इनके बारे में जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इब्राहिम नोम चॉम्स्की 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में पैदा हुए थे। ये वाले क्वेश्चन पैदा हुए, इंतकाल कब फरमाए, ये बहुत पहले पूछे जाते थे। अब सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। मैं बिल्कुल तो नहीं कह सकती, लेकिन ये मान लीजिए 2 साल से बिल्कुल भी इस तरीके, कोई 2-3 साल से बिल्कुल कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। इनके बारे में क्या पूछे जाते हैं, चलिए हम वो मेन चीज़ देख लेते हैं। इनका मानना है कि बच्चा ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। इनका मानना था कि बच्चा जो होता है ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। इंसान पैदाइशी तौर पर ज़बान सीखने के इस्तेदाद के साथ पैदा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तफसील तवारती तौर पर होती है, बल्कि चॉम्स्की का नज़रिया है कि इंसान ज़बान सीखने की इस्ताद के साथ पैदा होता है और इस्ताद की मुआविनत में वह माहौल में रहकर ज़बान को सीखता है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि बच्चा जो है, इनका मानना था कि बच्चा जो है ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा हुआ है। ठीक है, अब वो जैसा माहौल में घूम रहेगा वो वहाँ की भाषा को सीख जाएगा। ठीक है, इनके बारे में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कहा है कि बच्चे के दिमाग में एक लैड होता है। अब वो लैड क्या है, चलिए मैं बता देती हूँ। वो है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग में एक लैड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, इनका ये है कि बच्चा खुद से भाषा को सीख सकता है, अर्जन करने की उसमें क्षमता है, उसे ज़रूरी नहीं कि उसे हर भाषा सिखाई जाए। ठीक है, इनका अपोजिट वाइगोस्की भी, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत अलग है, मैं बताऊंगी क्या उन्होंने कहा है। ठीक है, अलग अलग नफ्सानियात की अलग अलग बात है, पर हमारे इनके जो नोम चॉम्स्की के बारे में इंपॉर्टेंट है और जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि लैड के बारे में किसने कहा, तो आप कहना नोम चॉम्स्की। कभी कभार इसकी लैड की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो लैड की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है,
तो इन्होंने कहा कि बच्चे के दिमाग में एक लैड होता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जिससे वो दूसरी किसी भी भाषा को सीखने खुद से क्या कर सकता है, इक्तसाब कर सकता है। इस आला के ज़रिए इंसान में ज़बान को इक्तसाब करने की पैदाइशी सलाहियतें, फितरी सलाहियतें होती हैं। जो मैंने अभी आपको बताई, ये भी वही कह रहे हैं कि बच्चा खुद से ही उस चीज़ किसी भी भाषा को इक्तसाब कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। नोम चॉम्स्की एक कौमी परस्त नेटिविस्टिक हैं। कौमी परस्त नेटिविस्टिक हैं। ये पूछ लेते हैं कि कौन से नफ्सानियात हैं, तो आप कहने नेटिविस्ट हैं। ठीक है, नेटिविस्ट हैं ये मानते हैं कि हमारे जेनेटिक्स में ये सलाहियत है कि हम ज़बान को इक्तसाब एक्वायर कर पाएँ। ये कह रहे हैं कि हमारे जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, उनके अंदर ये क्षमता होती है कि हम खुद किसी भी भाषा को अर्जन कर सकें, ठीक है, एक्वायर कर सकें, इक्तसाब कर सकें। तो इनके बारे में यही बात इंपॉर्टेंट थी। चलिए इनके बारे में 2 या 3 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, वो भी हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, तो इब्तदाई बचपन में ज़बान से साबका। ठीक है, दूसरा ये वाला तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि बच्चा ज़बान सीखने की कूद लेकर पैदा होता है, ये कॉल किसका है। तो आपको अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप आंख बंद करके बता देंगे कॉल किसका है। ये कॉल आपका नोम चॉम्स्की का है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, तभी आंसर टिक करना है हमें। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से समझ के जब भी आप इस चीज़ को करना। चलिए आगे देखते हैं दूसरे नफसानियात आपके जिन पियाजे, यानी कि जिन पियाजे के बारे में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट। जिन पियाजे एक मशहूर माहिर नफसानियात थे जिनका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से था। वो इल्म तरबियत याफ्ता थे। पियाजे का मानना है कि दिमाग एक कोरी स्लेट के मानिंद है। ज़बान दिगर वफाकी निज़ामों की तरह गर्दो पेश के साथ तामिल नतीजा में नशो नुमा है। पियाजे का नज़रिया, यानी कि उनके नज़रिए में उनकी थ्योरी तामुराती है, जिसके मुताबिक बच्चे हवास, अपने हवास यानी कि इंद्रिय यानी कि सेंसिस के ज़रिए क्या करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इंद्रियों के ज़रिए बच्चा कुछ सीख रहा है। किसने कहा, तो ये हमारे पियाजे ने कहा। ठीक है, इंद्रियों यानी कि सेंसिस मिसा के ज़रिए अलमी निज़ाम की तश्कील करता है। जिन पियाजे के मुताबिक बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद करते हैं। इसके मुताबिक बच्चे नन्हे साइंटिस्ट होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि नन्हे साइंटिस्ट किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, यानी कि किस नफसानियात ने कहा है। ठीक है, तो बच्चों को नन्हे साइंटिस्ट किसने कहा है, बच्चों को नन्हे साइंटिस्ट आपके पियाजे ने कहा है। इनके बारे में इनकी स्टेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके जो थ्योरी है, ठीक है, इनका जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और उर्दू में कहेंगे इसके इदरार की नशोनुमा का नज़रिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वो इस बात पर जोर देता है कि फिक्र ना सिर्फ ज़बान का तामीन करता है बल्कि इसे बेहतर बनाता है। पियाजे ने अदरार की नशोनुमा का नज़रिया, इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने इदरार के नशोनुमा की 4 अदवार बताए, यानी कि इन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं। देख लेते हैं वो क्या क्या है। SPCF से मैंने आपको इसे याद कराया था। SPCF यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यानी कि ये कौन कौन सी होती है, हसी व हरकत दौर, इब्तदाई तजर्बात का दौर, ठोस तजर्बात का दौर, रस्मी तजर्बात का दौर। ये कौन कौन सी जो ये होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, जिसे हम इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। ये अवस्था 2 वर्ष तक की होती है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसके बाद आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 2 से 7 वर्ष तक की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 11 से 15 वर्ष तक की। इनकी स्टेजेस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसे डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आपको इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। वैसे जो बस आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो यही था कि इन्होंने इसे कितनी स्टेज में डिवाइड किया है, इनके सिद्धांत का क्या नाम है। ठीक है, कौन कौन सी अवस्था कितने साल की होती है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि हंसी हरकत दौर होता है। अब एक बात और आ जाती है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको उर्दू लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, पेडागोजी के पोर्शन में से, तो आपको कुछ नहीं करना ही, वही क्वेश्चन आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में देख लीजिएगा एक बार। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप उसी क्वेश्चन को एक बार हिंदी में समझ लीजिएगा, लेकिन गलत फिल नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं अपना दूसरे नफसानियात।
देखिए यहाँ आ जाता है आपके वाइगॉस्की। मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगी वाइगॉस्की, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा, सिर्फ मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे वाइगॉस्की कौन है, वाइगॉस्की के मुताबिक ये जबान क्या है, ठीक है। तो जो इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वाइगॉस्की के मुताबिक जबान समाजी तअम्मुल का नतीजा है। यानी कि बच्चा जब समाज में अपन रहेगा, उनसे बातें करेगा, तभी वो क्या करेगा, जबान को बहुत अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है ना। इन्होंने ये कहा है कि अगर कहीं पर आता है जबान के थ्रू, सोशल आए कहीं पर भी, तो वहाँ हमारे कोई नहीं होंगे, वाइगॉस्की होंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है, उनका जो सिद्धांत है, उसका क्या नाम है तो वो भी बता देती। देखिए इनका सिद्धांत है समाजी नकासी, समाजी सकाफती नशोनुमा, यानी कि सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए इनकी जिसके थ्योरी ही समाजी हो, ठीक है, समाज आ रहा हो, सोशल आ रहा हो, तो सोशल से रिलेटेड जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो वाइगॉस्की के ही होते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बात कही है, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच की बात किसने करी है, हमारे वाइगॉस्की ने करी है। चलिए आगे देख लेते हैं। वाइगॉस्की ने अपने समाजी सकाफती नशोनुमा सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी में 3 चीज़ें, यानी कि समाजी सकाफत और ज़बान, यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, SCL पर काफ़ी जोर दिया है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच बता रही हूँ मैं। ये 2 पॉइंट तो आपके ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर वाइगॉस्की कहीं होंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी, समाज, कल्चर और आपकी सोसाइटी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो इनके बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है ZPD। इन्होंने ZPD के बारे में बात कही। इन्होंने किसके बारे में बात की, इन्होंने स्कैप फोल्डिंग के बारे में बात कही है, ZPD के बारे में बात कही है, प्राइवेट स्पीच के बारे में बात कही है। तो चलिए तीनों पॉइंट देख लेते हैं। ZPD क्या है, ZPD होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि कर्ब नशोनुमा का इलाका। बच्चे के अमली सलाहियत और मुमकिनाना सलाहियत के बीच फर्क पाया जाता है। इसे वाइगॉस्की ने इस फर्क को क्या कहा है, इस फर्क को ZPD कहा है। चलिए मैं आपको जब स्कैप फोल्डिंग समझाऊंगी वहीं आपको क्या होगा, ZPD भी क्लियर हो जाएगा। चलिए तो स्कैप फोल्डिंग देख लेते हैं वो क्या। देखिए इनका जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है नतीजेकार रात के जरिए बच्चों का दिया जाने वाली सहारा, यानी कि मचान बंदी, उर्दू में क्या बोलते हैं, मचान बंदी, और वैसे इसे क्या बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। अभी इसे सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो इसे बोलते हैं हम टेम्परेरी हेल्प। एक बच्चा है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक बच्चा है, साइकिल चलाना सीख रहा है, पीछे से उसके पापा ने, भाई ने या मम्मी ने जो उसको पकड़ रखी है उस साइकिल को, वो उसकी क्या है, वो उसको एक तरीके से स्कैप फोल्डिंग है, उसकी टेम्परेरी हेल्प कर रहे हैं। जिस दिन वो चलाना सीख जाएगा वो पीछे से छोड़ देता है और बच्चा चलाने लगता है, ठीक है। यही आपकी स्कैफोल्डिंग होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊं तो एक अलमारी है, ठीक है, उस पे से एक बच्चा है जिस सामान उतारना है लेकिन उसका हाथ नहीं जा रहा है, तो उनके भाई ने या किसी ने भी उसके को स्टूल दिया कि आप इस पे खड़े होकर क्या करो, सामान को उतार लो। तो ये भी आपकी क्या हो गई, एक टेम्परेरी हेल्प हो गई, ये एक स्कैप फोल्डिंग हो गया। यही आपका ZPD होता है, ठीक है ना। ZPD में भी इसी तरीके से क्या होता है, एक छोटी मोटी सी एक बच्चे की क्या होती है, हेल्प होती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इनकी प्राइवेट स्पीच के बारे में। जब बच्चा अपने आप से बात करते हुए जबान का इस्तेमाल करता है, वह अपने ख्यालात को मंजम करने की कोशिश करता है। इसे वाइगॉस्की ने निजी तकरीर यानी कि प्राइवेट स्पीच कहा है। इन्होंने कहा है कि जब बच्चा अपने आप से बात करते हुए जबान के इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है, वो खुद से बात कर रहा है और खुद ही अंदर बात करना, ठीक है ना। खुद से बात करना वो क्या कहलाता है, वो प्राइवेट स्पीच कहलाती है। तो इनके बारे में ये 3 ही पॉइंट थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं आपके नेक्स्ट नफसानियात। देखिए अब बात कर लेते हैं स्किनर की। स्किनर के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको ऐसी बता देती हूँ। इमिटेशन, जहाँ पर भी आपको इमिटेशन मिलेगा, नकल मिलेगी, मशक मिलेगा, रट कर सीखना, आसपास से सीखना, इस तरीके से जो वर्ड मिलेंगे वहाँ आपको कौन होंगे, आपके स्किनर होंगे। चलिए देख लेते हैं। स्किनर ने मशवरा दिया कि एक बच्चा अपनी माँ बाप और आसपास के लोगों की जबान यानी कि लैंग्वेज का तकलीद, नकल, इमिटेशन करके जबान को सीखता है। इन्होंने कहा जो बच्चा होता है दूसरे के अपने आसपास से क्या करता है, नकल करके ही सीखता है। किसको सीखता है, लैंग्वेज को सीखता है, भाषा को सीखता है, जबान को सीखता है, ठीक है ना। तो कहीं पर भी अगर ये मिले कि बच्चे नकल करके सीख रहा है तो वहाँ हमारे स्किनर होंगे। इनके बारे में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट बात थी जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। चलिए आगे का अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जबान की महारतें। जबान की महारतें यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। हमने ये तीनों पॉइंट कर लेते हैं। 4 पॉइंट की बारी है। चलिए तो इसे भी जल्दी से देख लेते हैं।
देख लेते हैं आपकी ज़बान की महारतें यानी कि लैंग्वेज स्किल्स। ज़बान की 4 बुनियादी महारतें होती हैं। ज़बान कितनी महारतें होती है? 4 महारतें होती हैं, यानी कि आपकी LSRW। LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसे मैंने आपको सुबोपाली से भी याद कराया था, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरीके से। ठीक है, देख लेते हैं सुबोपाली, ये हमारा वाला क्या है, ये एक हमने याद करने की ट्रिक बना रखी है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो देख लेते हैं, ये 4 महारतें होती हैं, जिसे उर्दू में सुनने को बोलते हैं समाअत, बोलने को बोलते हैं ज़बानी इजहार, पढ़ना होता है ख्वाइंदगी, लिखना होता है आपकी तहरीर। तो आपको उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों में ही ये बात, लैंग्वेज, ये वर्ड पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सुनने को बोलते हैं लिसनिंग और पढ़ने को बोलते हैं रीडिंग। इनकी महारत का ताल्लुक ख्यालात को समझने से होता है, इसलिए तुम्हें क्या कहते हैं? तफसीली महारतें। तफसीली महारतें रिसेप्टिव स्किल यानी कि ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कि रीडिंग और लिसनिंग ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। और आपकी राइटिंग और स्पीकिंग, ठीक है, राइटिंग और आपकी सॉरी हाँ, राइटिंग और स्पीकिंग आपकी क्या होती है? प्रोडक्टिव स्किल होती है, अभिव्यक्त्यात्मक होती है। मैं अभी इसे आगे आपको एक पिक्चर के थ्रू भी डिफाइन करूंगी। अब आगे देख लेते हैं बोलना। बोलना बोलते हैं स्पीकिंग को, और लिखना बोलते हैं राइटिंग को। इनकी महारतों का ताल्लुक अपनी बात और ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाना है, और इन्हें मुतासिर करने से होता है। इनका क्या होता है? इन्हें मुतासिर करने से होता है, इसलिए इन्हें तामीरी महारतें, कौन सी महारतें इंपॉर्टेंट है? तामीरी महारतें यानी कि प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं। इन्हें रिसेप्टिव स्किल, इन्हें प्रोडक्टिव स्किल। और तख्लीकी महारतें यानी कि क्रिएटिव स्किल भी कहते हैं। देखिए, मैं आपको एक उसके थ्रू समझाती हूँ। मैंने एक पिक्चर बनाई है, पिक्चर भी नहीं है, एक सिंपली डिफाइन करके आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए तो उसे देख लेते हैं। देखिए, 4 महारतें होती हैं आपकी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना और पढ़ना क्या होती हैं? आपकी रिसेप्टिव स्किल्स यानी कि तहसीली महारतें। इसे आखजी महारत भी कहते हैं। ये क्या होती है? एक तरीके से जानकारी हासिल करने की महारत होती है। हम सुनकर भी किसी बात को जान सकते हैं, और पढ़कर भी किसी भी बात के बारे में जान सकते हैं। तो इसे जानकारी हासिल करने की महारत भी कहते हैं। बोलना और लिखना, ठीक है, बोलना लिखना क्या होते हैं? आपके प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, यानी कि एक्सप्रेसिव स्किल, जिससे हम क्या करते हैं? किसी भी बात को एक्सप्रेस करते हैं, बोल के बताते हैं, तो होता है आपके प्रोडक्टिव स्किल, जिसे हम तामीरी महारत या तख्लीकी महारत भी कहते हैं। तो ये होती हैं आपकी चारों महारतें, ज़बान की महारतें। उम्मीद करती हूँ चारों महारतें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ज़बान की कौन कौन सी महारतें हैं, तो आप कहना सुबोपाली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़बान की 4 महारतें होती हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं कि तामीरी महारत कौन सी होती है, तो आप बताएंगे बोलना और लिखना हमारी तामीरी महारत होती है। तख्लीकी महारत भी आपकी बोलना और लिखना होती है। अगर वो पूछते हैं तहसीली महारत कौन सी होती है, तो आप कहोगे सुनना, पढ़ना हमारी तहसीली महारत यानी कि रिसेप्टिव स्किल्स, ग्रहणात्मक कौशल होती हैं। चलिए, उम्मीद करती है समझ में आया होगा आपके अच्छे से। अब आगे का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज़बान की मुश्किलात, गलतियाँ और नकाइस। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी सारी डिसीज़ आ जाती हैं कि बच्चे को कौन कौन सी डिसीज़ होती है। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेसिया, सभी डिसीज़ हम इसमें एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, आपकी ज़बान की मुश्किलात, गलतियाँ और नकाइस यानी कि लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, एरर एंड डिसऑर्डर। ज़बान से मुतालिक चंद आमोजिद दुश्वारियों का तस्किरा मुंदरज झेल है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, इसको हम लेक्सिया भी बोलते हैं। ये क्या होती है? इसका दुश्वार का ताल्लुक पढ़ने यानी कि ख्वाइंदी की रीडिंग से होता है। अगर बच्चे को पठन संबंधी, रीडिंग संबंधी, ख्वाइंदी संबंधी कोई भी तकलीफ अगर क्वेश्चन में आती है, तो वहाँ आंख बंद करके आप डिसलेक्सिया लगा देना, ठीक है, क्योंकि डिसलेक्सिया के बारे में ज़रूर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों को पढ़ते इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे कि एक बच्चा है, वो क्या करता है? 100 को वॉस पढ़ता है, तो उसे कौन सा क्या है, कौन सी डिसीज़ है, कौन सी बीमारी है, तो आप कौन सी दुश्वारी है, तीनों लैंग्वेज में बता रही हूँ, तो आप वहाँ कहेंगे इसे कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया है, इसे अलेक्सिया है, ठीक है। इस अलेक्सिया, वैसे आप ज़्यादातर डिसलेक्सिया ही देंगे, अगर बहुत टफ लेवल बनाए तो इन्होंने इसे अलेक्सिया भी कह देते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ करेंगे कि ये डिसलेक्सिया है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देख ले, आगे देख लेते हैं। इसकी वजह से बच्चों को पढ़ने, लिखने, हिज्जों और बोलने में दुश्वारी होती है। रीडिंग संबंधी कुछ भी उसे परेशानी होती है, वो गलत पढ़ रहा है, तो वो क्या है? वो आपका डिसलेक्सिया डिसीज़ है। वो हुर्फों को, अल्फाजों को सही नकल नहीं कर पाता है, जैसे सीन को शीन में, जीम और जे में, काफ को कॉफ में, और फ़र्क ना कर पाना।
कि उसके लिए सीन और शीन भी बराबर हो, जीम और जा भी बराबर हो, कॉफ और काफ भी बराबर हो, इसमें फ़र्क नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर क्या डिसीज़ है, उसे डिसलेक्सिया है। रीडिंग संबंधी उसे जो भी बीमारी है, ठीक है, वो नहीं सही पढ़ पा रहा है तो वो क्या है, हमारी डिसलेक्सिया है। इसके अपोजिट दूसरा होता है आपका डिस्ग्राफिया, उसे भी देखेंगे हम अभी। डिस्ग्राफिया से पहले है आपका डिस्कैलकुलिया, ठीक है, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, यानी कि गणित संबंधी कुछ भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, रियाजी संबंधी कुछ भी उसे प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ आपका डिस्कैलकुलिया होता है। इस दुश्वारी का ताल्लुक, इस दुश्वारी यानी कि इस बीमारी का ताल्लुक रियाजी बोलते हैं मैथ्स को, रियाजी और हिसाबी किताब से है। इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में रियाजी की सवालात, वक्त की तस्वीरात का ना समझ पाना और ज़र के इस्तेमाल से ताल्लुक मुश्किलात पैदा हो जाती है। समतों के इस्तेमाल में भी उन पर अक्सर गलतियां होती हैं। समत क्या किसे बोलते हैं, समत यानी कि आपकी दिशाओं में भी वो फ़र्क सही से नहीं कर पाता, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसे इस चीज़ का विज्ञान नहीं होता है तो उसे कौन सी डिसीज़ है, उसे डिस्कैलकुलिया है। अब थर्ड आपकी जो डिसीज़ है, देखिए मैं आपको मेन बताती हूँ। अगर पढ़ने संबंधी आती है बात तो डिसलेक्सिया है, गणित संबंधी आती है तो डिस्कैलकुलिया है, लिखने संबंधी आती है, राइटिंग संबंधी तो डिस्ग्राफिया है, ठीक है ना। इस तरीके से 2-3 ये तो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ईजी भी हैं अगर आप इसे अच्छे से समझ के जाएँ तो। डिस्ग्राफिया, देखिए डिस्ग्राफिया इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने यानी कि तहरीर राइटिंग से होता है। लिखना दे दें, तहरीर दे दें, राइटिंग दे दें, वर्ड एक ही है, 3 हुर्फों में मैंने अलग अलग इसलिए लिखे क्योंकि कोई सा भी हुर्फ उठा के वहाँ रख देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी वजह से हुर्फ अल्फाज और जुमलों को लिखने में हिज्जो और ख्यालात के मंजम करने में भी मुश्किलात होती है। अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है, देखिए मैंने यहाँ समझा भी रखा है पहले, वो बे को वे लिख रहा है तो उसको क्या है, लिखने संबंधी परेशानी है, उसे क्या है यहाँ पे, उसे डिस्ग्राफिया है। उम्मीद करती हूँ ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। राइटिंग संबंधी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्ग्राफिया है, पढ़ने संबंधी आती है डिसलेक्सिया है और गणितीय संबंधी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कैलकुलिया है। चलिए आगे देख लेते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है, इसका ताल्लुक लिसानी महारतों, बोलना और बाल खसूस तफहीम से होता है। बच्चे सुनी हुई बात या पढ़ी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता। अब एक बात है, 2 जने हैं, मैं किसी से बात कर रही हूँ, हम संप्रेषण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस बात को नहीं समझ पाना, वो क्या है, एक तरीके से उस बच्चे को डिस्फेजिया है। सुनी हुई बात को नहीं समझ पाना, अपनी बात दूसरे के सामने नहीं समझा पाना, ये क्या होता है, ये डिस्फेजिया डिसीज़ है, ठीक है ना। अल्फाज के मायने समझ नहीं आते, कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है उसको वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, आपका डिस्फेजिया है। काम करने की हिदायत और उन पर अमल करने में नाकाम होना, वो किसी भी चीज़ को पूरा नहीं कर पाता, ये एक बहुत ही कैसी बीमारी, बहुत सीरियस बीमारी ही समझिए इसे, क्योंकि जब हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते तो हमें पता होता है कि हमें कैसी फीलिंग आ रही है, और हम जब दूसरे की बात नहीं समझ पाते, अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, ये क्या है, ये एक आपकी डिस्फेजिया डिसीज़ है। उम्मीद करती हूँ ये सभी डिसीज़ आपको समझ आ गई होंगी, यही आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं और आगे नहीं पढ़ाऊंगी। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। रीडिंग संबंधी डिसीज़ आती है तो आप क्या होगे, डिसलेक्सिया। राइटिंग संबंधी डिसीज होती है तो आप होंगे डिस्ग्राफिया। अगर आपकी गणितीय यानी कि रियाजी संबंधी कुछ भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है, दिशा नहीं समझ पा रहा है, कोई क्वेश्चन है नहीं समझ पा रहा है तो उसे क्या है, डिस्कैलकुलिया डिसीज है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज़ो लिसानियात और कसीर लिसानियात। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए अब आ जाता है आपके ज़ो लिसानियात और कसीर लिसानियात। ज़ो लिसानियात और कसीर लिसानियात क्या होता है, चलिए एक बार मैं बता देती हूँ। ज़ो लिसानियात यानी कि ये होती है आपकी बायलैंग्वलिज्म, एंड कसीर लिसानियात होते हैं आपकी मल्टीलैंग्वलिज्म। बायलैंग्वलिज्म होता है आपका जिसमें हम 2 भाषा, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विभाषिता, जिसमें हम 2 भाषा का अधिगम करते हैं। मल्टीलैंग्वलिज्म क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं बहुभाषिता। चलिए तो एक बार इसे देख लेते हैं। जब किसी मुआशरे में 2 ज़बानें बोली जाती हैं तो इसे ज़ो लिसानियात कहते हैं। जब कोई एक मुआशरा है, समाज में, उसमें क्या की जा रही है, 2 भाषा बोली जा रही है तो वो क्या कहलाएगा, ज़ो लिसानियात कहलाएगा। जब दो से ज़्यादा, जब यानी कि जब 2 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं तो उसे समाज की खासियत को उस ज़बान
उस समाज की खासियत को हम क्या कहते हैं, कसीर लिसानियात यानी कि मल्टीलैंग्वेलिज्म, बहुभाषिता कहते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए इन्होंने कहा अगर हम दो भाषा का क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा दो लिसानियात कहलाता है। और दो से अधिक भाषा को हम क्या कर रहे हैं, उसका अधिगम कर रहे हैं, तो वो हमारा मल्टीलैंग्वेलिज्म कहलाता है। सिर्फ इसमें यही बात थी। आगे इन्होंने बहुत एक्सप्लेन कर रखा है इसके बारे में, अलग अलग आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, पर मुझे लगता नहीं कि आपको इतना डिटेल में बताना होगा, क्योंकि पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सिर्फ आपको इन वर्ड्स के मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा कि ज़ो लिसानियात क्या है और कसीर लिसानियात क्या है, ठीक है। चलिए आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये है आपका साइंड पॉइंट, मुतालिया की किस्में यानी कि टाइप ऑफ रीडिंग। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि स्कैनिंग, स्कीमिंग किस किस तरीके की क्या होती है, रीडिंग के टाइप होते हैं। तो चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आ जाता है आपके मुतालिया की किस्में यानी कि टाइप ऑफ रीडिंग। कितने टाइप की रीडिंग होती है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आपकी 4 टाइप की रीडिंग होती है, यानी कि स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, और चौथा होती है आपकी लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग, ठीक है। देखिए पर हम कौन से 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको वो कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट है आपका स्कीमिंग यानी कि सरसरी मुतालिया। इसमें क्या होता है, सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ना। कैसा है ना, हम बोल देते हैं कि कल एग्जाम है, बस अब रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना, क्या कर इसे एक बार सरसरी तौर पर पढ़ के रख दें, यानी कि इसे एक बार बस फेर लो, पढ़ लो, इसे बोलते हैं स्कीमिंग। इसका मकसद इक्तसाब के मरकजी ख्याल से कारी को फौरी तौर पर सरसरी तौर पर मुतारिफ कराना होता है। मुतारिफ कराना यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया है कि सिर्फ कोई सी भी एक बुक है या किताब है, इसको क्या करना है, एक बार ऐसी बस यूं ही पढ़ लेना, रटना नहीं, याद नहीं करना, वो आपका स्कीमिंग कहलाता है। इसे विस्तृत पठन भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है आपका स्कैनिंग, ये है आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका इम्पोर्टेंट। ये आपका इम्पोर्टेंट कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी स्कैनिंग क्या होता है, ये होता है आपका गहन पठन। गहन पठन क्या, कि बहुत गहराई से बारीकी से पढ़ना। अब मान लीजिए एक आप रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट आता है। पहले रिजल्ट कैसा आते थे, अखबार में आते थे, बच्चे अपना रोल नंबर के हिसाब से क्या देखते थे, अपना रिजल्ट ढूंढते थे, अपना नाम कि हम पास या फेल हैं। उसमें क्या करते थे, वो अपना रोल नंबर लेके पूरे पूरे पेज पर अपना वो एक रोल नंबर सर्कल करके तब उन्हें मिलता था कि अच्छे ये रिजल्ट आया है, अच्छे पास है या फेल है। तो उन्होंने क्या करा, पूरा उसे डिटेल में पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, स्कैन किया, तब जाके तो उन्हें अपने रिजल्ट का मालूम हुआ। उसे कहेंगे हम स्कैनिंग यानी कि गहन पठन। उम्मीद करती हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। किसी खास मालूमात के खोजबीन के मकसद से सरसरी मुताला स्कैनिंग कहलाता है, यानी कि किसी चीज़ को हम सर्च करना, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका स्कैनिंग कहलाएगा। अब देखिए आ जाता है आपकी इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। मैं वैसे आपको ये दोनों ही पढ़ाती क्योंकि ये 2 आते हैं, पर फिर भी चलिए मैं एक बार बता देती हूँ इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होते हैं। इंटेंसिव रीडिंग किसे बोलते हैं, इंटेंसिव रीडिंग उर्दू में बोलते हैं अमीक मुतालिया को, और एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं वसीय मुतालिया को। अब इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, जो हमारे मतन है, हमारा टेक्स्ट है, उनको हम क्या करते हैं, गहराई के साथ मुताला करने से है। अब जो हमारा अमीक मुताला है, उसका ताल्लुक मतन की गहराई के साथ मुताला करने से है, जिसमें तबात शदद मवाद पर लफ्ज़ दर लफ्ज़ गौर करते हुए हम क्या करते हैं, उसे हम पढ़ते हैं, उसे हम गौर करते हैं, उसका मुताला करते हैं, उसे पढ़ते हैं। इसका मकसद मफ़हूम की तफ़हीम के साथ ज़बान के बारीकियों और तरकीब के अभी जायज़ा करना होता है। ये भी एक तरीके से गहन पठन, और क्या है, ये हमारा विस्तृत पठन है। ये भी ध्यान से पढ़िएगा। देखिए जब हम बारीकियों के साथ पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, हमारा इंटेंसिव रीडिंग, और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, हमारा विस्तृत पठन, यानी कि सरसरी तौर पर पढ़ना। दोनों ही में ही बहुत कॉमन फैक्टर है कि बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग होगा आपका गहन पठन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बारीकियों की तरकीब का भी जायज़ा लिया होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम बारीकी से उसे देख रहे हैं। और आता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, विस्तृत, इसे बोलते हैं हम विस्तृत पठन, यानी कि एक तरीके से सरसरी तरीके से पढ़ लेना। अब आ जाता है आपका बुलंद ख्वानी और खामोश ख्वानी। देखिए ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा जिन्होंने डीएलएड मुझसे किया, डीएलएड में मुझसे पढ़ा है उर्दू का, ये मैंने टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझा रखे हैं। बुलंद ख्वानी बोलते हैं लाउड रीडिंग को, और खामोश ख्वानी बोलते हैं आपके साइलेंट रीडिंग को। जो ये बुलंद ख्वानी होती है, इसमें मेरे पास ये आपके सामने पेज है,
मैं आपको तेज़ आवाज़ में पढ़ के सुना रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बुलंद ख्वानी कर रही हूँ। यहीं मैं इस पेज को अपने मन में हल्की आवाज़ में पढ़ने लगूँ, तो ये मेरी खामोश ख्वानी कहलाएगी। उम्मीद करती हूँ टाइप ऑफ रीडिंग आपको समझ में आ गए होंगे। 4 तरीके की टाइप रीडिंग होती है, स्कैनिंग, स्कीमिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग और जो होता है आपका लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए अब हमने अभी क्या पढ़ा, टाइप ऑफ रीडिंग पढ़ी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लिखना सिखाने के कितने तरीके हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लिखने सिखाने के तरीके। ये भी मैंने आपको आपके डीएलएड में जो बच्चे हैं सभी को लिखने सिखाने के तरीके बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखे हैं। फिर भी चलिए मैं एक बार और बता देती हूँ लिखने सिखाने के कितने तरीके होते हैं। लिखने सिखाने के आपके 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका अबजदी तरीका, दूसरा पिस्तालॉजी का तरीका, तीसरा मोंटेसरी का तरीका। अब जी अबजदी तरीका क्या है? देखिए लिखना सिखाने का कदीम तरीन तरीका है। कदीम यानी कि सबसे पुराना तरीका है, ठीक है, अबजदी तरीका। इसमें तलबा को पहले हुर्फ लिखना, फिर हुर्फ को मिलाकर अल्फाज लिखना और फिर अल्फाज से जुमले लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, पहले बच्चों को हुर्फ सिखाया जाता है, फिर हुर्फ से क्या करा जाता है, अल्फाज बनाया जाता है, अल्फाज से जुमले बनाए जाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कै, अब ठीक है हुर्फ सिखा दिया, क्या आगे से लिखना, मैंने उसका आगे लिख दिया ले, कल। अब मैंने उसको पूरा जुमला बना दिया, कल आऊंगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या करा, पहले कै सीखा, फिर ले मिला के हुर्फ सीखा, फिर मैंने उसको अल्फाज बनाने के बाद उसका पूरा जुमला बना दिया। तो ये होता है आपका अबजदी तरीका। इसमें बच्चों को पहले हुर्फ, पहले अल्फाज, पहले हुर्फ फिर अल्फाज और फिर आपके उसके जुमले सिखाए जाते हैं। इस तरीके में लफ्ज़ों की शनाख्त और साखत की पुख्ता किया जाता है। इनको बहुत अच्छे से पुख्ता किया जाता है, उन्हें बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, गोल पहले वाला काफ, सिंपली मैंने ये सीखा होगा जब भी, तो मैंने इसको यहाँ लिखा है, फिर मैं 2 हुर्फ सीखी, लाम सीखा, फिर मैंने इन्हें मिला के क्या बना दिया, मैंने इन्हें मिला के लफ्ज़ बना दिया, कलम बन गया है। फिर कलम से मैंने इसका एक जुमला बना दिया, या मेरा कलम अच्छा है। तो ये होता है आपका अबजदी तरीका। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। आपका दूसरा तरीका है पिस्तालॉजी का तरीका। इस तरीके में लिखने की शुरुआत लाइन खींचकर कराई जाती है। पहले इसमें क्या कराया जाती है, बच्चों को लाइनें सिखाई जाती हैं। हुर्फ लिखने से पहले तलबा को दायरा, नियम दायरा, सीधी खत, मंद खती खत की मशक कराई जाती है। फिर हुर्फ की जोड़ना सिखाया जाता है, यानी कि पहले बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, कवर्ड लाइन, स्लैंटिंग लाइन, इस तरीके से लाइनें सिखाई जाती हैं। देखिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में सिखाया है, बता रखा है कि पहले बच्चे को हमने क्या सिखाया, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर हमने क्या करा, उसको मिलाकर ए बनाना सिखाया। ये होता है आपका पिस्तालॉजी का तरीका। तीसरा आता है आपका मोंटेसरी तरीका। ये कौन सा तरीका होता है, इस तरीके में लकड़ी या गत्ते के हुर्फ काट या काट लिए जाते हैं। बच्चे इन पर उंगली फेर कर इनकी शनाख्त करके सीखता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखिए ये एक कोई लकड़ी है, ठीक है, या फिर कोई गत्ता है, उससे हम क्या कर लेते हैं, हुर्फ काट लेते हैं। फिर बच्चे उस पर ऐसा हाथ फेर कर क्या उनकी शनाख्त करता है और हुर्फों को सीखता है। यह आपका मोंटेसरी तरीका होता है। अगर क्वेश्चन यह आता है कि सबसे कदीम तरीन तरीका लिखना सिखाने का कौन सा है, तो आप कहेंगे अबजदी तरीका। उम्मीद करती हूँ लिखना सिखाने के तरीका आपको समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आगे कौन सा है। देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 9, कौमी दरियासित का खाके यानी कि NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सन 2005 क्या है। चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं। वैसे तो इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ही पॉइंट आपको लिखे हैं, क्योंकि यही पॉइंट बार बार रिपीट होते हैं। जो बिल्कुल मेन पॉइंट है मैं वो करा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको अलग से NCF पढ़ना है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। वैसे मुझे जो आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वही आपके इस मैराथन क्लास में मेंशन कर रही हूँ। तो चलिए एक बार NCF भी देख लेते हैं। NCF क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कौमी दरसियात का खाका सन 2005। देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो पहला मेन पॉइंट है वो ये है, बच्चों की स्कूल की ज़िंदगी इनके बाहर की ज़िंदगी से हम आहंग होनी चाहिए। यानी कि क्या करनी चाहिए, जो बच्चा है उसको खाली स्कूल को की ही उसे तालीम नहीं दी जाए, उसको क्या कराया जाए, स्कूल के बाहर भी ले जाया जाए। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए पेड़ों के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो खाली हम उन्हें बुकिश लैंग्वेज ना देकर उन्हें बाग में ले जाएं और वहाँ पर बताएं कि ये आपका बनियन ट्री है, या आपका
ये ट्री है, मैंगो ट्री, इसके ये बेनिफिट्स है, मतलब उन्हें क्या कराया जाए, स्कूली ज़िंदगी से बाहर की ज़िंदगी भी आहंग होनी चाहिए, उन्हें बाहर की ज़िंदगी से भी कनेक्ट कराना चाहिए। स्कूली ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी के दरमियान फासले ख़त्म होने चाहिए, समाज की तालीमी निज़ाम में मुनासिब कबूलियत मिलनी चाहिए। इनका मानना ये है कि बच्चों को हमें सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना है, उन्हें हमें किताब तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें उन्हें बाहर की ज़िंदगी से भी जोड़ना है। ठीक है, ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये क्या कहते हैं, रट के सीखने की तरीक़ेकार की हौसला शनकनी होनी चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि बच्चों को रट कर नहीं कुछ भी चीज़ सिखानी चाहिए, रटन विद्या ख़त्म हो जानी चाहिए। रटन विद्या से बच्चों को आज़ादी करानी चाहिए, ये नहीं कि इस चीज़ को रटो, उसे समझाओ उस चीज़ को। वो जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर उसे एक बार में नहीं समझ में आ रहा, उसे दोबारा समझाओ, पर उसे रटने से, रट्टाफिकेशन से बचाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, सन 2005 एनसीएफ के मुताबिक बच्चे फेल नहीं होते, निज़ाम फेल होता है। ये बोल रहे हैं जो सन 2005 हमारा एनसीएफ 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें अगर बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चा फेल नहीं हो रहा, हमारा पूरा निज़ाम, हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। इनका मानना ये है। और इन्होंने इनके बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में देनी चाहिए, कि जो बच्चा स्टार्टिंग लैंग्वेज होती है उसको अदर लैंग्वेज में नहीं, बल्कि उसकी जो भी मादरी ज़बान है, ठीक है, उसको उसी मादरी ज़बान में उसकी स्टार्टिंग की इब्तदाई तालीम देनी चाहिए। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि कौमी दरसियात के खाके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट्स इंशाल्लाह बेनिफिट्स होगा इन पॉइंट्स का, और ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका हक तालीम का 2009। इन्होंने कहा, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 RTE, चलिए मेरे से इतना अच्छे से ये नहीं इस टाइम पर लिखा जा रहा है, पर मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। RTE 2009 ये क्या है, आपका हक तालीम का एक कौम, ये है आपका RTE 2009 राइट टू एजुकेशनल एक्ट। ये आई थिंक इन तीनों एक्टों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और इससे रिलेटेड ही क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ RTE 2009 है क्या। देखिए, हक तालीम का एक्ट 2009 ये क्या है, यानी कि राइट टू एजुकेशनल एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009। ये क्या है, ये 1 अगस्त सन 2009 में पार्लियामेंट से मंजूरी होने के बाद 1 अप्रैल सन 2010 से मुल्क भर में इस एक्ट को नाफिज किया गया। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बात है कि ये पार्लियामेंट में कब लाया गया था ये एक्ट, तो आप कहेंगे 1 अगस्त सन 2009 में ये पार्लियामेंट में लाया गया था। और लागू कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1 अप्रैल सन 2010 में ये मुल्क भर में लागू किया गया था। इसलिए हिंदुस्तानी आइन में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों की पहली जमात से 8वीं जमात तक की मुफ्त और लाजमी तालीम का तामीन कराता है। ये इस एक्ट के ज़रिए जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उन्हें फ्री तालीम यानी कि निःशुल्क शिक्षा देने का क्या करा है, इन्होंने एक मुफीद चलाया है, जिसमें बच्चों को हम 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, और उनके बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छे से उन्हें शिक्षा दी जाती है। निःशुल्क शिक्षा ये मेन पॉइंट है इसका, कि बच्चों को फ्री शिक्षा किस एक्ट के तहत दी जाती है 6 से 14 वर्ष तक के, तो कहेंगे आप हक तालीम एक्ट यानी कि 2009 RTE राइट टू एजुकेशनल एक्ट में। तमाम सरकारी स्कूल में, सेकेंड पॉइंट है इसका, तमाम सरकारी स्कूल में सेकंड पॉइंट है इसका, तमाम सरकारी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होगी। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बुनियादी तालीम कैसी होगी, बिल्कुल मुफ्त होगी। थर्ड पॉइंट था प्राइवेट स्कूलों में जो कि सरकारी रियायत पर तामीर किए गए हैं उसमें 25% सीटें मुआशी तौर पर कमज़ोरी तबकात यानी कि AWS के लिए मुख्तसर होगी। जो सरकार प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर भी 25% आरक्षण इन बच्चों का होगा, यानी कि 25% सीटें इनकी रिजर्व होंगी। ठीक है, कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ पाता, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो ये बहुत अच्छी स्कीम इन्होंने निकाली है कि 25% बच्चे इन्होंने सीट रिजर्व ही उन बच्चों की कर दी है जो बहुत ज़्यादा क्या है, गरीब हैं या ये। ठीक है, तो पिछड़े जब तबके से आते हैं तो उनके लिए 25% सीटों का आरक्षण किस में किया गया है, RTE यानी कि राइट टू एजुकेशनल एक्ट 2019 के तहत। ठीक है, ये भी इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब आ जाता है 4 पॉइंट
जो बच्चे 6 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और कभी स्कूल नहीं गए, उन्हें इनकी उम्र के मुताबिक जमात में दाखिला दिया जाए और इन्हें खसूसी तरबियत दी जाए। हम जोलियों के साविये लाने की कोशिश की जाए। देखिए पहले क्या था कि बच्चे से कुछ नहीं आता, ठीक है, तो क्या करते थे उन्हें, मान लीजिए बच्चा 8 साल का है, कभी स्कूल नहीं गया, उसे नर्सरी पढ़ा रहे हैं, एलकेजी पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से एडमिशन हो जाता था कि वहाँ पे बच्चे छोटे पर वो बच्चा बहुत बड़ा होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने क्या करा कि मान लीजिए बच्चे की उम्र 5 साल है तो उसका एडमिशन उसकी उम्र के हिसाब से ही कक्षा में किया जाएगा, ठीक है। 5 साल के बच्चे का एलकेजी में एडमिशन होगा आपके, और उम्र के हिसाब से बच्चे का दाखिला कराया जाएगा। अब उस बच्चे पे ज़्यादा अलग से फोकस दिया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा कि जिससे वो अपने उम्र के बच्चों के साथ बैठ सके, सीख सके, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने ये एक पॉइंट भी इसमें बताया है। चलिए आगे के इसके 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। इसका एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट वो ये है, 8वीं जमात तक फेल ना करने की पॉलिसी अपनाई जाए कि बच्चे को 8th क्लास तक फेल नहीं किया जाएगा। ये पॉलिसी अपनाया जाए, क्योंकि बच्चा फेल हो जाता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है कि हम आगे नहीं कर पाएंगे अगर हमसे यही क्लास कवर नहीं हो पाई। तो मैं समझती हूँ ये भी एक बहुत अच्छा इन्होंने फैसला लिया है कि 8वीं जमात तक फेल ना करने की पॉलिसी अपनाई जाए। 6 और लास्ट पॉइंट है आपका, तलबा और उस्ताद का तनासिब। तलबा बोलते हैं स्टूडेंट्स को, उस्ताद आपको मालूम है टीचर को बोलते हैं। इनका तनासिब प्राइमरी सतह पर 130 यानी एक मुअल्लिम पर 30 बच्चे, और मिडिल सतह पर 1:35 बच्चे होंगे। इन्होंने कहा कि एक टीचर पर एक क्लास में प्राइमरी सतह पे कितने बच्चे होंगे, 30 बच्चे टीचर को दिए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बच्चे भी होते हैं तो फिर टीचर भी अच्छे से उन्हें कवर नहीं कर पाती है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात थी आरटीई की 2009 की। उम्मीद करती हूँ ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे का लास्ट पॉइंट चलिए देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका नई तालीमी पॉलिसी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपकी नई शिक्षा नीति सन 2020। ठीक है, इसमें भी आपके कुछ पॉइंट है, मैं आपको ऐसे वर्बली बता देती हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कहा, पहले इसमें जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है इस पॉलिसी से रिलेटेड कि पहले ये किस पर आधारित थी, ये शिक्षा 10-2 पर आधारित थी, अब इसे चेंज करके 5-3-3-4 पर चेंज कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि पहले जो हमारी शिक्षा थी वो किस चीज़ पर आधारित थी, तो वो थी 10-2 पर आधारित थी, और अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसे हमने किस चीज़ में डिवाइड कर दिया, 5-3-3-4 पर डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में और भी 2-3 पॉइंट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि हमारी शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए, रटन विद्या ख़त्म हो जानी चाहिए, बच्चों को ऊपर हमें मेन फोकस करना चाहिए कि हमारी पहले जो शिक्षा थी वो थी टीचर सेंटर्ड थी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है हमारी शिक्षा क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पहले की जो शिक्षा थी वो टीचर सेंटर्ड थी, अब जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू शिक्षा नीति आई है सन 2020, इसके तहत जो हमारी शिक्षा नीति है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। हमें बच्चे को ध्यान में रख कर ही उन्हें शिक्षा देनी है। मान लीजिए आज बच्चे का खेलने का मन है, ठीक है, तो उसका एक पीरियड गेम का भी होना चाहिए। उसे बच्चे को पहले पढ़ाओ फिर थोड़ी देर उसे खिलाओ, ये नहीं कि पूरा उसको हम सिर्फ पढ़ाने में लग रहे हैं, इस तरीके से बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। तो जो ये नई शिक्षा नीति आई है चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपका था कुछ टॉपिक्स जो सीटेट दिसंबर के लिए इम्पोर्टेंट थे। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें वो सभी टॉपिक डिस्कस हो जाएं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और मैंने आपको बताया मेरी तबीयत की वजह से मैं ये सारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, बट एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम था मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, फोकस करिए अपने एग्ज़ाम पर। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और इससे पहले मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की वीडियो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आपका कोई से एक प्रीवियस ईयर का पेपर करा दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका प्रीवियस ईयर कोई से एक पेपर कराऊं या फिर आपके लिए कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता दूं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।